अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? आप सभी के लिए दुआ, अल्लाह ताला आप सभी को अपनी हिफाजत में रखे जी। अच्छा स्टूडेंट्स, रिसेंटली हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 जो है उसको वाइंड अप किया था, उसको फिनिश किया था, कंप्लीट किया था और उसमें हमने डेसिमल को डिस्कस किया था। तो मेरा बेटा आपने एक बात जहन में रखनी है कि उसकी रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, ऐसे ही है। तो चलें, मैंने सोचा था आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, तो समझ लें कि आज आपने वो MCQs कर रहे हैं, कल आप लोगों से वो MCQs डिस्कस करूंगा और आप लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट करके रखना और देखिएगा कि आपके मेरे आंसर्स कितने मैच करते हैं। इस तरह आपको आइडिया होगा कि कितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा आता है यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है एक्सपोनेंट्स। तो अब उसकी मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है आपको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। अब डेफिनेशन में रीड करने से पहले थोड़ा सा ज़रा एक्सपोनेंट के बारे में बता दूं होता क्या। फॉर एग्जांपल कि मैं एक नंबर लिखा है 2 और उसके ऊपर मैंने कि छोटा सा नंबर और लिख दिया 4। तो याद रखिएगा कि अगर किसी नंबर के ऊपर एक और नंबर लिख दिया जाए दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट होता क्या है इन शॉर्ट? अब मुझे ये बताएं कि मुझे ये 2 है और 2 की पावर क्या है 4। इट मीन्स इसको हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। ये तो मैंने अभी जस्ट ये बताया कि एक्सपोनेंट है क्या, कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर एक और नंबर लिख दिया जाए तो बेसिकली उसका एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट को हम इंडाइस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था 2 की पावर 4, तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। अब पता लगा कि बेस क्या और एक्सपोनेंट क्या है। इन शॉर्ट जो नंबर होगा और उसके ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा तो इस नंबर को हम बेस बोलेंगे और जो पावर लिखी जाएगी उसको हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इंडाइसिस पावर। चलें लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक्सपोनेंट बोल लें, इंडाइसिस बोल लें या इंडाइस बोल लें और या फिर पावर। एनी प्रॉब्लम? यानी कि 2 की पावर 4 या 4 एज एक्सपोनेंट है या जो इस 2 का इंडाइस है वो क्या है 4 है। तो बेसिकली ये आपको मैंने तीनों बता दिए। अब चलें एक और एग्जांपल देता हूँ। ये कुछ बेसिक्स हैं, फिर मैं आता हूँ डेफिनेशन की तरफ। मैं लिखता हूँ x की पावर 4, तो अब उसमें बताइए यहाँ पे बेस क्या है? x है। ठीक है जी, वेरी गुड। और एक्सपोनेंट क्या है? 4, दैट इज एक्सपोनेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ जी मैंने इससे पहले भी कुछ लिख दिया, लेट्स सपोज 3 लिख दिया, तो याद रखिएगा पहली बात है एक आता है जी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी साथ साथ पता होनी चाहिए, मैं आपको ज़रा एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलता हूँ। मैंने लिखा है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4। याद रखिएगा अगर कोई अल्फ़ाबेट आ जाता है ना एक्स वाई जी वगैरह तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो नंबर होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। अब देखें ना एक चेन बनने लगी है, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। एक मैंने वर्ड लिखा वेरिएबल और एक मैं लिखता हूँ साथ कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो पहली बात है वेरिएबल का मतलब वेरी मीन जो चेंज हो, जो तब्दील हो, जो क्या हो? तब्दील हो। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल। और मुस्तकिल का मतलब जो चेंज नहीं होगा, जो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल मीन आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी x + 1, चलिए इधर ही दे देता हूँ, x + 1 = 4। तो ये +1 इधर आके क्या होगा? -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ जी x + 1 = 5। तो ये +1 इधर आके क्या होगा? -1। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये एक मैंने छोटी छोटी सी आपको एग्जांपल दी है। इसमें x की वैल्यू 3 आ रही है और इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है? 4। इसका मतलब x एक वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। कांस्टेंट क्या था? फॉर एग्जांपल क्या मैं 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ? 4 की जगह 5, 5 की जगह 6। इन शॉर्ट के मैं कहता हूँ जी मुझे आपसे 5000 चाहिए और मैं आपको 500 रिटर्न कर दूंगा, आप एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। 5000 अपनी एक पहचान, उसकी अपनी एक वैल्यू है, 500 की अपनी एक वैल्यू है। कहने का मकसद ये है कि कांस्टेंट जो होता है वो मुस्तकिल होता है जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। अच्छा, अब बेसिकली मैंने तो बताना था एक्सपोनेंट के बारे में, मैं कांस्टेंट और वेरिएबल की तरफ चला गया। वापस आता हूँ, मैंने लिखा था 3x की पावर 4, तो इसमें ये x क्या हमारे पास? बेस। एक्सपोनेंट क्या हमारे पास? 4।
एक्सपोनेंट क्या हमारे पास 4। ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल से पहले लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। एनी प्रॉब्लम? कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट, इन तीनों में डिफरेंस नज़र आ गया? इन तीनों में डिफरेंस नज़र आ गया। एक्चुअली ये मैंने आपको बताया क्यों है, इसका थोड़ा सा आगे यूज़ भी होगा, मैं आपको इंशाल्लाह साथ से एक्सरसाइज के डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल दी थी, मैंने क्या लिखा था? 2 की पावर 4। इसका मतलब अगर हमारे पास 2 बेस है और उसकी पावर 4 है, तो फिर हमने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 4 टाइम्स। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 16। अब मैं आता हूँ डेफिनेशन की तरफ। मेरा बेटा गौर कीजिएगा एक एक वर्ड पे। द एक्सपोनेंट और इंडाइसिस, यानी कि इंडाइस है इंडाइस, अब याद रखिएगा दोनों एक ही चीज़ है। ऑफ अ नंबर इज अ स्मॉल नंबर प्लेस टू द अपर राइट। चले जी, मैंने क्या लिखा था? 2 की पावर 4। कहता है एक्सपोनेंट इंडाइसिस ऑफ ए नंबर, नंबर कौन सा हमारे पास? 2 इज अ स्मॉल नंबर प्लेस टू द अपर राइट, यानी कि आपने देखा होगा बेस थोड़ा बड़ा कर लिखा, पावर को मैंने थोड़ा स्मॉल लिखा है, तो अब हमेशा वो अपर राइट ऊपर लिखा जाता है जी, ठीक है। आगे वो क्या कहता है? विच शोज हाउ मैनी टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड, सबसे जरूरी बात, बाय इटसेल्फ। मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई थोड़ी किया, मैंने 2 2 2 2 यानी कि 2 को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो बेस होगी उसी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने टाइम्स? जितनी उसकी पावर होगी। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4A। एक्सपोनेंट का क्लियर हुआ आप सभी को? पावर क्या है, बेस क्या होती है, कोफिशिएंट क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने बोला था एक्सपोनेंट हो गया, इंडाइस हो गया या पावर हो गई, ये सभी एक ही चीज़ के नेम है। अच्छा जी। तो जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट करना था जी एक्सरसाइज 4A और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी? 5 की पावर 4, ठीक है जी। तो अब इसको हमने इन वर्ड्स अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5 रेज्ड टू पावर 4, टू एक्सपोनेंट 4 या टू पावर 4, इट्स अप टू यू, टू एक्सपोनेंट 4। एनी प्रॉब्लम? अब आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि आप मुझे बताएं, 5 की पावर 4 है ना, तो 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम्स। एनी प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट उसने लिखा है कि इसकी वैल्यू भी आपने बतानी है। अब वैल्यू का मतलब है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 द 25, 25 5 द 125 और 125 5 द 625। ये तो आपको खुद भी मल्टीप्लाई करके आसानी से बता सकते हैं। ये तो मैंने आपका ए पार्ट सॉल्व किया, क्लियर होगी बात? अब आता है जी बी पार्ट, 1/7 होल क्यूब। 1/7 बी पार्ट है, 1/7 होल क्यूब। तो 1/7 रेज टू पावर एक्सपोनेंट में, देखो दोनों लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंट भी लिख लें या पावर भी लिख लें। मुझे बताया पावर क्या है? 3। एनी प्रॉब्लम? अब हमने क्या करना है जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म, तो यानी कि 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/7, क्योंकि 1/7 का होल क्यूब है ना, तो 1/7 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स। अब 1/7 को हमने बेसिकली 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 7 7 दा 49, तो अब 49 को हमने फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। चले जी, 7 9 दा बोले 63, 6 कैरी, 7 4 दा 28, 28 में 6 ऐड करें तो क्या आएगा? 34, तो इसका मतलब 343। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब नेक्स्ट आपका आता है सी पार्ट। सी पार्ट है -1 की होल पावर 6। सी पार्ट है -1 होल पावर 6, तो -1 रेज्ड टू पावर, बताइए कितनी पावर है बेटा? 6। ले जी, मैंने 6 लिख दिया। -1 अब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6,
यानी कि -1 की पावर 6 ही, तो अब मैंने -1 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 6 टाइम्स। अब मुझे बताएं 1 जब भी हो याद रखिएगा उसको मैं चाहे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, उसका आंसर आना 1 ही है। मैंने लिख दिया 1, नहीं जी मैंने 1 लिख दिया। प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग में माइनस के साइन भी तो इनका भी तो हमने कुछ करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आया प्लस। अब मुझे ये बताओ, मेरी बात रहा वो से सुनिएगा, बेसिकली था -1 की पावर 6, ये तो मुझे कंफर्म था कि 1 तो आएगा। हमने डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग में माइनस का साइन आना है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। छोटी सी एक बात ज़हन में रख लो, माइनस की पावर अगर आपके पास आ जाती है जी इवन, और इवन का मतलब आता है ना जब 2 पे डिवाइड हो जाए तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर माइनस की पावर आपके पास आ जाती है ओड, जो 2 पे डिवाइड, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। देखें 6 क्या है, इवन के ओड है, 2 पे डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 6 इज इवन नंबर। तो इस देखें -1 का आंसर पॉजिटिव आ गया, तो मुझे मजीद ये माइनस माइनस कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा कि एंड तक क्या आएगी सूरत। छोटी सी और एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी -1 की पावर आ गया 100। अब मुझे ये बताओ कि 1 तो मैं लिख लेता हूँ, मुझे पता आना तो 1 ही है। अब माइनस को क्या मैं 100 टाइम्स लिख के कैलकुलेट करूँगा, क्या आएगा। सिंपल सा फार्मूला है, 100 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, 100 इवन है कि नहीं है, डेफिनेटली 100 इवन है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। आपको मजीद कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैं कहता हूँ अगर -1 की माइनस की पावर, चले -1 लिख लेते हैं, -1 की पावर आपके पास आ गया 99, तो मुझे बताएं 1 तो आएगा ही। प्रॉब्लम यह है कि साथ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो अल्लाह के बंदो मुझे ये बताओ कि 99 पॉजिटिव है या नेगेटिव, बोले क्या 99 2 इवन है कि ओड है, तो क्या 99 2 पे डिवाइड हो जाता है, नहीं होता, तो इसका मतलब इसके स्टार्टिंग में आप नेगेटिव साइन लगा दें। तो छोटा सा फार्मूला आपको मैंने बता दिया, वो क्या बताया कि अगर माइनस की पावर इवन होगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा, और अगर माइनस की पावर ओड आ जाएगी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप कहते हैं डी पावर, डी है आपका, डी है -3 की पावर 6, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी आपका है जी -3 की पावर 6, -3 की पावर 6। अब मेरा बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ माइनस, तो एज इट इज, अच्छा लिखता हूँ जी 3 रेज्ड टू पावर 6। ये माइनस किधर गया, फिर हम उस तरफ आते हैं जी, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे। मैं बोलता हूँ जी -2 की पावर 6 है, और एक तरफ लिखता हूँ जी -2 की पावर 6 है। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें बेस -2 और इसमें बेस जस्ट 2 है। याद रखिएगा बेस वो होती है जिसकी पावर हो, तो ब्रैकेट का मतलब है कि ये बेस, ये पावर दो पूरे की है, यानी कि -2 की। अब ये माइनस तो ब्रैकेट से बाहर है, ये बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 की पावर 6, क्योंकि माइनस को फर्क नहीं पड़ा, माइनस की पावर है ही नहीं, माइनस तो फिर एज इट इज ही आएगा ना। ये बात समझ आई। तो याद रखना कि माइनस की पावर है या नहीं है, इस बात पे आपने फोकस करना है। ब्रैकेट ये बात शो करती है कि ये माइनस की भी पावर 6 है, जस्ट 2 की पावर नहीं है, तो ये -2 की होल पावर 6 होगी, ठीक है। इधर मैं अगर -2 के साथ होल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब माइनस की पावर भी है और 2 की पावर भी है। अगर मैं जब इसकी बात करता हूँ ना, ये पावर सिर्फ 2 की है, माइनस की नहीं है। ये बात समझ आ रही है। याद रखना इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस की पावर इवन आंसर पॉजिटिव आना ही आना। ये बात समझ आ गई। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर है 6, तो मेरा बेटा ये बात ज़हन में रखिएगा कि माइनस एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं होगा, 6 माइनस की पावर नहीं था। इस वजह से मैंने क्या लिखा, 3 रेज टू दी पावर 6। समझ आ गई बात की। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है इन वर्ड्स। मैं अगर कहूँ जी इन वर्ड्स में लिख रहा हूँ, तो मैं ये नहीं लिखा हुआ, मैं कहूँ जी इन वर्ड्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, तो क्या माइनस लिख पाऊंगा, नहीं। फिर आप क्या करें, इसके बाहर ब्रैकेट्स लगाएं, यहाँ पे माइनस लिख दें, इसका मतलब हो जाएगा कि स्टार्टिंग में माइनस आना ही आना है। इज इट क्लियर। ये बात समझ आइए आपको बेटा। फिर देखें ज़रा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे बताएं मैं 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 6 टाइम्स।
माइनस एज इट इज़ है, ले मैं इधर भी लिख देता हूँ क्योंकि माइनस को फ़र्क पड़ना ही नहीं है। 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 343, 343 को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 3 द 9, 3 4 द 12, 1 कैरी, 3 3 द 9 और 1 10, 1029, ले जी 1029। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आएगी आप सभी को? देखिए माइनस एज इट इज चलता आ रहा है तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे या इस क्वेश्चन पे, इस पार्ट पे मैंने मैक्सिमम फोकस किया मेरा बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जी कौन सा पार्ट आ रहा है? ई पार्ट, बी की पावर एन। नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट आ रहा है? ई पार्ट, ई की पावर एन, बी की पावर एन है जी। तो देखें जी, बी रेज्ड टू पावर एन, जी ये तो आसान सा काम हो गया। अब याद रखिएगा पावर एन कब देखें, b मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी, तो मुझे बताएं एन नंबर का पता क्या है? एन कोई भी नंबर हो सकता है, 10 12 20 50 100 1000, हमें नहीं पता। अपनी आसानी के लिए फिर हम क्या करेंगे कि 700 ऑन का साइन लगा देते हैं और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n टाइम्स। b को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n टाइम्स, और डेफिनेटली उसका आंसर b की पावर n, क्योंकि n तो हमें पता नहीं क्या है, ना ही हमें b की वैल्यू पता है, तो फिर b की पावर n को हम b की पावर n एज इट इज ही लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है जी, मैं फिर बता रहा हूँ आगे मैंने क्या लिखा है, n का मतलब आगे चलें आपकी आसानी के लिए एक और चीज़ लिख देता हूँ, n टाइम्स, यानी कि b को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? n टाइम्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका जी x की पावर -4, f पार्ट है x की पावर -4, तो मैं लिखूंगा x रेज्ड टू पावर -4। ठीक है जी, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस में भी -4 स्पेल उसमें भी वर्ड स्पेलिंग्स में भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी। अच्छा जी, तो इसका मतलब अच्छा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इसको सॉल्व करने से पहले, एक्सपेंडेड फॉर्म में करने से पहले मेरा बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी तक हमने जो एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था वो तो पॉजिटिव था, क्योंकि जिससे पहले कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 4, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इधर 4 से पहले कौन सा साइन आ गया? माइनस का। याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर -4 है तो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर +4। तो हमने एक बात पढ़ी, वो क्या बात सीखी कि हमने अगर पावर का साइन चेंज करना है तो फिर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर 4। इन शॉर्ट कि जब हमने देखो इसको नीचे शिफ्ट किया ना तो नेगेटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर इस तरह लिखा होता आपको इस तरह और समझ आ जाएगी, -4 तो ऊपर जाके क्या हो जाना था? +4। ये बात समझ आ गई सभी को? तो याद रखिएगा कि जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो पावर के साइन भी डेफिनेटली चेंज होंगे। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे x की पावर क्या है? -4 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1/x। नहीं समझ आया? मुझे पता था, नो प्रॉब्लम। समझ लें कि x की पावर -4 को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी पावर नीचे आके क्या हो जाएगी? +4। समझ आ रही है? अब मुझे बताइए x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में? 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। आप समझ आई बात की? आसान से ही क्वेश्चन था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आसान सा है। अब समझ लें कि अब उसने हमें, जैसे कि हमारे पास ये एक्सपोनेंट फॉर्म थी, इसको हमने वर्ड में लिखा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। अब हमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देगा। वो साइंस में आपने पढ़ा हुआ ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? इसी तरह समझ लें इंडाइसिस, ये जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म थी, फिर वैल्यू थी, ये एक ही वैल्यू थी, लेकिन हम उसको हमने डिफरेंट फॉर्म्स में शो किया। अच्छा जी, अब आता है जी जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स
write the following rational numbers in exponent. Write the following numbers. Write the following numbers. Following rational numbers in exponent form. Then write in words. चलिए जी, in exponent form या indices form and write in words and write in words. अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है जी, एक्सपेंडेड फॉर्म बताई गई भी है. चलिए जी, एक्सपेंडेड फॉर्म आ रही है. एक्सपेंडेड फॉर्म के साथ उसने किस में लिखा है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इनवर्ड्स. हमने बताना जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इनवर्ड्स. चलें जी, ए पार्ट है जी. ए पार्ट क्या दिया हुआ हमें, 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ए पार्ट क्या हमारे पास, 18 1 2 3 4 एंड 5. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 18 की पावर मुझे बताएं 1 2 3 4 एंड 5, तो 18 की पावर क्या आ जाएगा 5. अच्छा, अभी जो है ना बेसिकली इसमें कुछ लाज आने हैं, लेकिन मैं आपको इसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ कि वो लाज की कैसे हम यूज़ करेंगे. अच्छा, उसके बाद हमने इनवर्स लिखना है जी. 18 रेज टू दी पावर क्या आ जाएगा, 18 रेज टू पावर 5. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आसान सा ही काम है ना. बी पार्ट, बी पार्ट में क्या कहा गया जी, पी भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स. चलिए जी, 1 2 3 4 एंड 5. तो मेरा बेटा पी की पावर भी क्या हो जाएगा 5, क्योंकि पी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आ जाएगा पी रेज टू पावर 5. फिर नेक्स्ट आपका सी पार्ट आता है. सी में देखें उसने क्या बोला है जी, सी में वो कहता है जी 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी, n टाइम्स. लो जी, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड सो ऑन टू n टाइम्स. तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया भी हमने जो पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था. तो 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा बेटा, n टाइम्स. तो 6 की पावर क्या आ जाएगा, n. तो हम क्या लिखेंगे, 6 रेज्ड टू पावर n. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका इम्पॉर्टेंट है. उसमें भी हमने कुछ लॉज वगैरह डिस्कस करने हैं. ये बेटा जो बेसिक्स बातें आपको बताई गई है ना, आपने ये लाजमी जहन में रखनी है, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी. व्हाट्स अबाउट नोट्स, नोट्स के बारे में क्या सूरत हाल है, नोट्स कर रहे हैं कंप्लीट आप लोग. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सोल्व द फॉलोइंग यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस. अब मैं आपको पहले प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ के बारे में बताता हूँ. प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ होते क्या. सबसे पहले हमारे पास आता है जी प्रोडक्ट लॉ. ये जो प्रोडक्ट लॉ है ना, इसमें होता क्या है, जैसे कि a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर m है, ऐसे ही है. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों. तो मुझे एक बात बताएं, इनके दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का. दूसरी बात, इसकी बेस क्या है a और इसकी बेस भी क्या है a. यानी कि हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है कि बेस क्या आ रही है, सेम. बेस क्या आ रही है, सेम. लेकिन दोनों के एक्सपोनेंट्स क्या हैं, डिफरेंट. दोनों के एक्सपोनेंट्स क्या हैं, डिफरेंट. ऐसे ही है. अब हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है जी, प्रोडक्ट लॉ. तो याद रखिएगा, जब बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट तो पावर्स ऐड हो जाती हैं.
n प्लस एम या m प्लस n, इट्स अप टू यू। चलिए हम m प्लस n कर लेते हैं जी, ठीक है। तो यानी कि जब आपके पास 2 नंबर्स ऐसे आ जाएं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी a की पावर x है और a की पावर y है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। क्यों, बेस सेम थी, ये भी a है और ये भी a है, तो जब बेस सेम है तो पावर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैं कहता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, तो क्या होगा 2 की पावर 3 प्लस 4, लो जी 2 की पावर 7 आंसर आ गया। समझ आई बात की। तो आपने प्रोडक्ट लॉ में क्या करना होता है, जब बेस सेम होती है तो फिर आपने पावर्स को ऐड कर देना होता है। अच्छा जी, इसी तरह अब आपके पास आता है जी क्वोशंट लॉ। चलें क्वोशंट लॉ से पहले इसके एक और समझ लें, एक कंडीशन और आ जाती है। मैं आपको वो कंडीशन क्या बताता हूँ। मैं कहता हूँ जी a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n। अब ये केस 2 या इसमें क्या है, आपने देखा होगा अब बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या है, सेम है। बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या है, सेम। बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या है, सेम। और अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है कि a मल्टीप्लाइड बाय b और उसकी होल पावर n आ जाएगा। यानी कि आप इनकी सेपरेट सेपरेट पावर को सोल्व करके मल्टीप्लाई करें तो जो फिर आंसर आपके पास आ जाता है। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर लें तब भी आंसर वही आएगा। छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर भी 3 है, तो क्या दोनों डिफरेंट है बेस के हवाले से और एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल पावर 3। ऊपर वाले लॉ को हमने ओबे करना है ना, या उसी को अप्लाई करना है। चलें, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। लो जी मैंने 8 लिख दिया। 3 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 3 द 9, 9 3 द 27। अच्छा जी, ये हो जाएगा 6 की पावर 3। चलिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 का क्या आता है, 56, 5 कैरी, 8 टू द 16 और 5, नहीं जी 2 16 आ गया। इधर भी 6 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ज़हन में रखिएगा कि 2 16 ही आएगा। तो अब आपको ये सिचुएशन भी समझ आ गई कि अगर आप लोग सेपरेट सेपरेट पावर लेके सॉल्व करते हैं तब भी आंसर वही आएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करके होल पावर ले लेते हैं तब भी आंसर वही आता है। ये बात समझ आ गई है। चलें, ये तो आज के लिए समझ ले हो गया प्रोडक्ट लॉ, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लाजमी इसको अप्लाई करवाऊँगा, और क्वेश्चन लॉ भी इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा तो मैं कोशिश करूंगा जैसे आपकी एक्सरसाइज 4 वाइंड अप होती है तो फिर यूनिट 3 के भी हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लें, क्योंकि उसको हमने छोड़ना तो नहीं है। वो टास्क मैंने जो आपको दिया वो आपने वो लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक है जी। और आज की जो अच्छी सी बात होगी वो ये होगी कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी फैमिली या अपने ख़ानदान या अपने साथ रहने वालों के साथ अच्छा बनिस्बत बाहर वाले। अब बनिस्बत बाहर वालों से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हम क्या होते हैं अपने दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो बहन भाइयों के साथ छोटी छोटी बातों में हम लड़ रहे होते हैं, या माँ बाप की बात को हम मानते नहीं हैं, उनको हम नाराज़ कर लेते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हम ऐसा करें, हम ऐसे हो जाएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक चलें, तो हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।